हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के पहले आम चुनाव के बारे में, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, जो कि हुआ था फाइनेंशियल ईयर 1951 एंड 1952। अब आप बोलोगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस 47 में मिल गई थी तो हमारा इलेक्शन 1951-52 में क्यों हुआ था, और इतने ये जो बीच का समय था वो कैसा समय था। तो देखो, जो 47 से लेकर 51 का जो समय था, यह एक ट्रांजिशन पीरियड था, संक्रमण का काल था। उस वक्त पे हम जब ब्रिटिशर्स के हाथ से सत्ता लेकर हम जब सेल्फ रूल कर रहे थे, सेल्फ गवर्न कर रहे थे, तो उस वक्त पे जो मशीनरी थी उसको एस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ साथ आपको वो एक ऐसा समय था जिसमें कि देश में उस तरह की चीज़ों को लागू करना था जहां से इलेक्शन सही तरीके से कराए जा सकते थे। हमारे यहाँ उस वक्त पे इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था हमारे सिटीजन को। और आपको ये भी बता दूं कि जो काउंसिल थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी लोग डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं गए थे, उनका इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा। तो खैर, हम बात करेंगे आज 1951 एंड 1952 का जो इलेक्शन था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अभी आप देख रहे होगे कि अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। हालांकि अभी तक सांसदों ने अपना शपथ ग्रहण नहीं किया है, और अभी तक प्रधानमंत्री ने हालांकि कर लिया है अपने 72 मंत्रियों के साथ, जो कैबिनेट का उनके जो सहयोगी हैं 72 हैं। आप ये नंबर को याद रखेंगे, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना कि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को पूछे जा रहा है। अभी कल ही हुआ है पेपर जिसमें कि पूछा गया था, ऐसे ऐसे फैक्ट्स पूछ दिए गए जो कि यूपीएससी का पैटर्न में बेस्ड नहीं होता है। मतलब कि हम लोगों ने जो पिछला एक्सपीरियंस देखा है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था इस बार प्रीलिम्स 2024 में। खैर, तो प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली है, एनडीए ने अपना सरकार बना लिया है अपने सहयोगी दलों के साथ, जिसको नेतृत्व कर रही है बीजेपी। एक और अलायंस है इंडिया अलायंस, जिसका कि नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस, जिसको कि इस चुनाव में उसको मिला है 99 सीट्स। आप इन सीटों को याद रखेंगे क्योंकि स्टेट बीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, सांसदों का भी बाकी है। उसके बाद उससे पहले लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा, और उससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर भी चुना जाएगा, जो कि अभी कुछ दिनों में इसकी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इलेक्शन के बारे में। पहला जो इलेक्शन था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये समय काफ़ी अच्छा था इलेक्शन कराने का। अभी आपने देखा होगा वोटर टर्नआउट काफ़ी कम था हमारे देश में इस बार के इलेक्शन में। 18th जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें वोटर टर्नआउट काफ़ी कम देखने को मिला। उसकी एक प्रमुख वजह यह बताई गई कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और उस गर्मी में बहुत से कम वोटर्स घर से बहुत कम ही निकले। और चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है कि क्या हम इलेक्शन के मंथ को थोड़ा और पहले कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो, अक्टूबर और फरवरी के महीने में भारत के हर स्टेट में मौसम काफ़ी अच्छा होता है। दिन थोड़े छोटे होते हैं लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा होता है। तो ऐसे में ये समय काफ़ी अच्छा था उस वक्त के इलेक्शन के हिसाब से। देखिए, उस वक्त का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कंडक्ट कराना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ था हमारे लिए, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उतने अच्छे थे नहीं। हमारे यहाँ इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हर किसी को अवेयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अराउंड 17.32 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस इलेक्शन में। मतलब कि लगभग 17.5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उस वक्त पे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करा पाना पॉसिबल नहीं था। और कमाल की बात यह है, ये डेटा जो कि आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, जब आपसे वुमेन रिजर्वेशन पे नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं कि उस वक्त पे 45% जो महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इलेक्शन, जो कि कमाल की बात थी उस वक्त। अगर आप 1951-1952 की बात करें तो ये पहला इलेक्शन था जो कि इतने सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, इस तरह के कीवर्ड्स को आपको याद रखने हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि किसी सर्टेन एज से ऊपर के सभी लोगों को हम अलाउ कर देंगे वोटिंग एज के लिए। जैसे कि उस वक्त पे 21 ईयर था, जो कि आगे चलकर 1989 में 18 कर दिया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी थे। अब देखिए, यूपीएससी तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने लग गया है
कि इस अनुसूची को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, या फिर इस पार्ट को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, या फिर इस अमेंडमेंट के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। अब हम बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क की। लीगल फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है? अब देखो, आज़ादी तो मिल गई, चुनाव कराने हैं, लेकिन उसका कानूनी प्रावधान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको चैलेंज ना कर सके किसी भी कोर्ट में जाकर। तो इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, जो कि आपने पढ़ा ही होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, आरपीआई। 2 आरपीआई है हमारे यहाँ, एक 1950 का आरपीआई, एक 1951 का आरपीआई। तो आप इन दोनों आरपीआई को याद रखेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा। सर कभी ना कभी इस पर एक लेक्चर लेकर आएंगे आपके सामने। तो इसके कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि आपको जान लेने हैं। आखिर इसमें है क्या? आरपीआई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं? तो सबसे पहले ग्राउंड वर्क है वोटर के क्वालिफिकेशंस के लिए। आखिर कौन से वोटर एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। इलेक्शन के मशीनरी को जिक्र किया गया यहाँ पे, और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में बताया गया। इस लेक्चर में एक नाम को इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर उस नाम को इंक्लूड न किया जाए तो ये लेक्चर अपने आप में अधूरा रहेगा। या फिर मैं यूँ कहूँ कि भारत के चुनाव प्रणाली के बारे में जब भी डिस्कशन होगा तो ये नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाएगा। वह नाम है सुकुमार सेन साहब का। ये हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे भी इन्होंने काम किया था। और सुकुमार सेन वाज द पर्सन जिन्होंने इतने मासिव, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है। और भारत के इतने बड़े लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चुनाव, आपको पता होगा लोकतंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नॉट ओनली इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी आप देख सकते हो कि दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे नाम के तो चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ है नहीं। तो सुकुमार सेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था, आप इनका नाम याद रखेंगे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उस वक्त पे जो इलेक्शन मशीनरी थी वो कैसी थी उसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो हुआ क्या था कि उसमें कलर्ड बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया गया था। और इंडिया के लिटरेसी रेट उस वक्त पे अगर मैं बात करूं 1951 में, तो 18.33% के आसपास थी। मतलब आप समझ लीजिए 18% ही लोग वैसे थे जो कि अपना नाम लिख सकते थे 2 भाषाओं में और अपना नाम पढ़ सकते थे। ये लिटरेसी रेट थी। फिर भी इस इलेक्शन को कंडक्ट कराना अपने आप में एक कमाल की बात थी। इसके साथ अगर एक और मैं फैक्ट आपको बताऊं तो क्या यूज़ किया गया था, सेपरेट बैलेट बॉक्सेस फॉर ईच कैंडिडेट एट ऑल बूथ्स। हर, मतलब अभी आपको पता होगा ईवीएम पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस वक्त पे इलेक्शन होता था बैलेट बॉक्स पे। बैलेट बॉक्सेस होते थे, उसमें बैलेट पेपर होता था। इस तरह का एक पेपर होता था जिसमें इस तरफ कैंडिडेट का नाम होता था, यहाँ पे उसकी पार्टी का नाम होता था। आप इसमें से किसी एक पे टिक करेंगे या फिर आप अंगूठा लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। तो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया गया था और उनको कोडिंग भी की गई थी और उनका कलर कोडिंग भी था और वर्ड में भी उसको कोड किया गया था। वर्ड में कौन कौन सा कोड था? अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ तो इसको बोला गया था HY। वही मैं अगर आपसे बात करूँ बिहार की तो उसको बोला गया था BR। वही मैं अगर मैं आपसे बात करूँ असम की तो उसको बोला गया था AS। तो इस तरीके से कोडिंग दिया गया था हर स्टेट के लिए। अगले स्लाइड में अगर हम चले तो अगर उस वक्त के पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें, कितने पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था और उनका क्या बैकग्राउंड रहा था, उसको समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल पार्टीज की तो कुल मिला के 53 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 14 पार्टियां नेशनल पार्टियों का दर्जा रखती थी, स्टेटस था उनके पास। इसमें से कुछ पार्टियां थी जिनका नाम मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द सोशलिस्ट पार्टी। अभी 16 जून को हुए प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम में यहाँ पूछा गया था कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो कि बाद में भारतीय जनसंघ का रूप लेता है, और उसके बाद में अभी जो आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, इसी पार्टी का एक आगे का क्रम है। आगे की तरफ बढ़े तो इलेक्शन के अगर मैं आउटकम की बात करूं, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कि लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स की तरह इमर्ज होकर आता है और लगभग
489 लोकसभा सीट्स में से 318 लोकसभा सीट्स वो जीत जाते हैं। कमाल की बात है कि 489 लोकसभा सीट्स में से 318 लोकसभा सीट जीत जाते हैं और अपने आप को रूलिंग पार्टी के तौर पे एस्टेब्लिश करते हैं अपनी पार्टी को। उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रनर अप बन के निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, आगे मैं डिस्कस करूंगा जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उसको भी। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पहले नंबर पे तो कांग्रेस थी, दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी थी, सीपीआई थी, भारतीय जनसंघ या फिर भारतीय हिंदू महासभा थी। इस तरह के क्वेश्चन, सोशलिस्ट पार्टी थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। देखिए जैसा मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। 2017 में ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था। बोला गया था कि आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको कंसिडर करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। जो भारत का जो चुनाव आयोग है वो 5 सदस्यीय बॉडी है। वहीं बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड द बाई इलेक्शन। क्या जो यूनियन होम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसको कि हम होम मिनिस्टर भी बोलते हैं, क्या वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है? इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग स्प्लिट्स, मर्जर्स एंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी के सभी किसके द्वारा तय किया जाता है? इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा तय किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है कि कब इलेक्शन होना है, नहीं होना है, लेकिन ये काम किसका? इलेक्शन कमीशन का बेसिक है। तो जैसे आप देखोगे सेकंड नंबर का एलिमिनेट करोगे तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी यानी कि 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी आप करेक्ट इसको टिक करोगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पूछा गया था साल 2018 में। फिर से वही बात है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है इसको पढ़ के कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उसमें बोला गया है कि इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी ऑपोजिशन की वो कौन सी थी? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। In the Lok Sabha, a leader of opposition was recognized for the first time in 1969. काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition. तो आपको सबसे पहली बात, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो आपने इसको एलिमिनेट कर लिया, आपने इसको एलिमिनेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट में 2 नंबर तो है ही, मतलब दोनों ऑप्शन में 2 नंबर स्टेटमेंट तो दिया ही है, यानी कि सेकंड नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था। अगर मैं 3 नंबर की बात करूँ, थर्ड नंबर स्टेटमेंट की, तो 75 मेंबर की बात करी गई है कि अगर आपको मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 543 लोगों में से 10% आपके पास होना चाहिए, यानी कि 54 से अगर आप ऊपर होते हैं 54 प्लस तो आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिल जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ओनली बी यानी कि सेकेंड नंबर स्टेटमेंट को हम सही मानकर चलेंगे। तो ये था लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने समझा भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके कौन कौन से पहलू थे, उसके माइन्यूट्स डिटेल्स को भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उसी के साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने PYQs बन सकते थे उन PYQs को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।